प्यारे बच्चों, अपना तीसरा और चौथा लेसन कल समाप्त हो गया, जिसमें आपने बहुत सारी बातें पढ़ी, सुना, नोट्स बना लिए होंगे आपने साथ साथ। अगर फिर भी नहीं बनाए तो आप उसको नोट्स बनाना शुरू करें। और जो आपके मित्र हैं, सहपाठी हैं, आप उनसे भी क्लासों से जुड़ने का कहें, ताकि उनके भी पढ़ाई का नुकसान न हो। क्योंकि संभवतः ये जो ऑनलाइन क्लासें ही इस बार काफ़ी लंबे समय चलने वाली हैं, ऑफलाइन क्लासें पता नहीं कब शुरू हो। इसलिए आप पढ़ाई से नियमित रूप से जुड़े रहें, मित्रों को भी कहें, सहपाठियों को भी कहें, और साथ साथ अपना जो क्लासें हो रही हैं उनका आप नियमित अध्ययन करें। कोई समस्या है तो आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, सबके पास मेरे नंबर होंगे। अगर नहीं है तो आप मेरे नंबर नोट कर सकते हो, ताकि कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे नंबर हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, हाँ, टाइम के अनुसार करना। ठीक है, तो आज हम करते हैं अगला लेसन शुरू, जिसका नाम है प्रवास एवं मानव विकास। पहले बात करेंगे प्रवास की, इस पीरियड में प्रवास की, फिर अगली बार में करेंगे मानव विकास की। प्रवास क्या है? मानव एक गतिशील प्राणी है। मानव क्या है? एक गतिशील प्राणी है, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता रहता है, आवागमन करता रहता है। इसी आवागमन को क्या कह देते हैं? प्रवास कह देते हैं। ठीक है, मानव क्या है? एक गतिशील प्राणी है, और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। उसे ही क्या कह देते हैं? सामान्य भाषा में क्या कह देते हैं? प्रवास कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये परिभाषा नोट करो तो कर लो। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रवास की परिभाषा है ये। ठीक है, तो प्रवास क्या होता है? प्रवास क्या होता है, या प्रवास को क्या कह सकते हैं? दो नाम और इसके, एक तो प्रवसन भी है और एक स्थानांतरण भी है। परीक्षा में दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। प्रवसन किसे कहते हैं या स्थानांतरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो प्रवसन एक प्रकार का, प्रवसन या प्रवास, प्रवसन या प्रवास एक प्रकार की प्रवसन या प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक, एक प्रकार की भौगोलिक प्रावश्यकता है, या भौगोलिक आप क्षेत्रीय भी कह सकते हो या प्रादेशिक भी कह सकते हो। प्रादेशिक प्रवासिता है, यानी एक स्थान बदलना है, जो एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के बीच देखने को मिलती है, जिसमें प्रवास करने वाले व्यक्ति का मूल स्थान बदल जाता है,
मूल स्थान बदल जाता है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार क्या है? प्रवसन एक प्रकार का के भौगोलिक या क्षेत्र या प्रादेशिक, एक प्रकार की भौगोलिक क्षेत्रीय या प्रादेशिक प्रवसता है जो एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के बीच देखने को मिलती है, जिसमें प्रवास करने वाले व्यक्ति का मूल स्थान है वो बदल जाता है। याद हो गया होगा। प्रवसन या प्रवास एक प्रकार की क्या है? भौगोलिक कह दो, क्षेत्रीय कह दो, या प्रादेशिक प्रवसता, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवसता है, जिसमें जो एक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में देखने के बीच में देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति स्थान बदलता है उसका प्रवास करने वाले व्यक्ति का क्या होता है? मूल स्थान है वो बदल जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक परिभाषा बोग ने भी दी है, बोग महोदय के अनुसार। ये परिभाषा भी परीक्षा में पूछ सकते हैं, आसान सी परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है। ठीक है, तो क्या है ये परिभाषा? कि एक मानव समुदाय या समूह द्वारा एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर, समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर, एक मानव समूह द्वारा या समूह द्वारा मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने मूल स्थान को या अपने समुदाय को स्थान को त्याग कर अन्य स्थान पर, समुदाय को त्याग कर अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवास कहलाता है। प्रवास कहलाता है। ठीक है, ये इसलिए लिखा रहा हूँ, आप अपने नोटबुक में इसको नोट करते रहें। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक क्षेत्र या प्रादेशिक प्रवसता है जो एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के बीच में देखने को मिलती है, जिसमें एक जो है भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के बीच देखने को मिलती है, जिसमें प्रवास करने वाले व्यक्ति का जो मूल स्थान है वो बदल जाता है। बोग महोदय के अनुसार क्या परिभाषा है? कि एक मानव समुदाय या समूह द्वारा, एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर या अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो मेरे विचार से आपको प्रवास की दोनों परिभाषाएं याद हो गई होगी। और प्रवास का सामान्य अर्थ क्या होता है? कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन। ठीक है, गमनागमन कह सकते हो। गमनागमन को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। किसी मानव समुदाय या समूह द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा भी हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन को ही क्या कहते हैं? प्रवास कह देते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रवास के प्रकार। ठीक है, प्रवास के प्रकार या भेद भी कहते हैं। ठीक है, प्रवास के दो प्रकार या भेद हैं। नंबर एक है उत्प्रवास और दूसरा है आप्रवास। उत्प्रवास और आप्रवास दोनों को समझिए आप। जैसे कोई व्यक्ति एक ए स्थान पर निवास करता है और ये कोई बी स्थान है। ठीक है, कोई व्यक्ति अपना ये जो इसका ये मूल स्थान है, ठीक है, ये मूल स्थान छोड़कर नए स्थान पर यानी बी पर जाकर ये बस जाता है या निवास करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एक जब कोई व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर नए स्थान पर जाकर बस जाता है या बसना या रहना, ठीक है, बस जाता है या रहना शुरू कर देता है, तो उसे क्या कहेंगे? इस स्थान से क्या हो जाएगा? उसका उत्प्रवास हो जाएगा।
इस स्थान से क्या हो गया, इसका उत्प्रवास हो गया। और यहाँ पर जहाँ से पहुँचता है वहाँ पर क्या हो गया, इसका क्या हो जाएगा, अप्रवास हो जाएगा। ठीक है, दोनों बात समझ आ गई होगी। जैसे आपको उदाहरण दे देते हैं स्कूल का। आप जब आप घर से स्कूल आते हैं, घर से स्कूल आते हैं तो जब घर से निकलते हो तो घर से तो आपका क्या हो जाता है, उत्प्रवास हो जाता है। और जब आप स्कूल पहुंचते हो तो स्कूल में आपका क्या हो जाता है, अप्रवास हो जाता है। ठीक है, और जब आप स्कूल से छुट्टी हो जाती है तो यहाँ से आप कहाँ पहुँच जाते हो, वापस घर पहुँच जाते हो। तो स्कूल से क्या हो जाता है, आपका उत्प्रवास हो जाता है। और घर में आपका क्या हो जाता है, अप्रवास हो जाता है। मेरे साथ समझ आ गई बात, दोनों समझ में अच्छे से। ठीक है, आगे ना आगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब उत्प्रवास की परिभाषा क्या होती है। तो इस उत्प्रवास क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर नए स्थान पर, ठीक है, दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। परिभाषा लिख लो इसकी। स्थानांतरण की वह प्रक्रिया, स्थानांतरण की वह प्रक्रिया, स्थानांतरण मतलब प्रवास से ही है। स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य जाते हैं, जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान, स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव जाता है, मानव जाता है। ठीक है, तो मानव एक स्थान से इस स्थान से, मान लो इस स्थान पर चला गया तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो वह क्या कहलाता है, उत्प्रवास कहलाता है। जैसे जो यूरोपीय लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने देश से उत्प्रवास किया और कहाँ पहुँच गए। उदाहरण जैसे यूरोपीय लोगों का, ऐसे लिख लेना आप, है ना। जैसे यूरोपीय लोगों का उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका में पहुँच जाना या चले जाना, अमेरिका में चले जाना। समझा गई वो बात। उत्प्रवास क्या होता है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में मानव जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव जाता है। अगर दूसरी बात सामान्य भाषा में समझो ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। उत्प्रवास क्या होता है, मानव द्वारा अपने स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाना, क्या कहलाएगा, उत्प्रवास कहलाएगा। मानव द्वारा अपने स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाना क्या कहलाएगा, उत्प्रवास कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है अप्रवास। जब कोई व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर जब नए स्थान पर पहुंचता है तो जहाँ पर पहुंचता है वहाँ उसका क्या होता है, अप्रवास होता है। समझा गई बात। जब कोई व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर नए स्थान पर जाता है, जैसे बताया था मैंने आपको कि अपना इसका मूल स्थान था, तो ये मूल स्थान ये व्यक्ति छोड़कर कहाँ चला गया, बी स्थान पर चला गया। तो मूल स्थान छोड़कर नए स्थान पर आ गया कि नहीं आ गया, तो ये नए स्थान जहाँ पहुँचता है वहाँ उसका क्या कहलाता है, अप्रवास कहलाता है। ठीक है, तो इसमें भी आप परिभाषा लिखो तो लिख लेना इसकी। आगमन की वह प्रक्रिया, आगमन की वह प्रक्रिया जिसमें, आगमन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से, जिसके द्वारा बाहर का स्थान हो गया यहाँ आ रहे हैं, तो जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से लोग, बाहरी स्थानों से लोग हैं वो किसी प्रदेश के या स्थान के अंदर आते हैं। बाहरी स्थानों से लोग हैं क्या करते हैं, किसी प्रदेश या स्थान से अंदर आते हैं। ठीक है, तो आगमन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से लोग हैं किसी प्रदेश या स्थान के क्या आते हैं, अंदर आते हैं। बाहरी स्थान ये हो गया और इस देश के क्या आ गए, प्रदेश या स्थान के अंदर आ गए, तो ये क्या कहलाएगा, फिर आपका अप्रवास कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे ये उदाहरण आप वापस लिख सकते हो। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका
एवं दक्षिणी अमेरिका में यूरोपीय लोगों का आ जाना, यूरोपीय लोगों का आ जाना। ठीक है, तो यूरोपीय लोग यहाँ से यहाँ गए थे, तो यहाँ से क्या हो गया, इनका उत्प्रवास हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, इनका आप्रवास हो गया। आ जाना क्या कहलाएगा, आप्रवास कहलाएगा। दोनों बात समझ आ गई होगी, प्रवास के दोनों भेद समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो आप्रवास के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, आप्रवास और उत्प्रवास। ठीक है, उसके बाद आते हैं मानव प्रवास के पक्ष। मानव प्रवास के पक्ष, मानव प्रवास के पक्ष। तो इसमें पहला आता है आपके, पहला है देश पक्ष। क्या है, देश पक्ष। देश पक्ष में क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक प्रवास करता है तो वो कहाँ गया है, उसने प्रवास किस प्रकार किया है। जैसे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में किया है, अंतर्महाद्वीपीय, या एक देश से दूसरे देश में किया है, अंतर्राष्ट्रीय, या उसने प्रवास स्थानीय स्तर पर किया है, यानी एक राज्य से एक तहसील से एक गांव से दूसरे गांव भी हो सकता है, और स्थानीय स्तर भी हो सकता है, या क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर भी, राज्य स्तरीय भी प्रवास हो सकता है एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो इसका अध्ययन किस में किया जाता है, देश पक्ष में किया जाता है। ठीक है, लिखो तो आप लिख लो इसमें यह विचार किया जाता है, इसमें यह विचार किया जाता है कि जनसंख्या ने प्रवास किस प्रदेश से किस स्थान पर किया है। इसमें यह विचार किया जाता है कि जनसंख्या ने प्रवास किस प्रदेश से किस स्थान पर किया है या किस क्षेत्र से किया है। ठीक है, जैसे अंतर्महाद्वीपीय प्रवास हो जाएगा। अंतर्महाद्वीपीय यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप से, एशिया से कोई व्यक्ति यूरोप चला गया, ठीक है, या यूरोप से कोई लोग हैं वो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका चले गए, तो क्या कहलाएगा, वो अंतर्महाद्वीपीय कहलाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय यानी एक राष्ट्र से, एक देश से दूसरे देश के बीच में जो प्रवास किया है। ठीक है, उसके बाद में आप कर सकते हो स्थानीय, ठीक है, राज्य स्तरीय भी हो सकता है या क्षेत्रीय भी हो सकता है, क्षेत्रीय प्रवास भी हो सकता है और स्थानीय प्रवास भी हो सकता है। इसके उदाहरण देंगे। ठीक है, तो एक पक्ष समझ आ गया आपके, देश पक्ष। इसमें ये विचार किया जाता है कि जनसंख्या ने प्रवास किस प्रदेश से किस स्थान पर किया है, अंतर्राष्ट्रीय किया है या अंतर्महाद्वीपीय किया है, क्षेत्रीय किया है या स्थानीय प्रवास से किया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है आपके काल पक्ष। दूसरा है काल पक्ष। काल का मतलब समय से। ठीक है, तो इसमें ये देखा जाता है कि उसने प्रवास से कितने समय के लिए किया है, थोड़े समय के लिए किया है या लंबी अवधि के लिए किया है या सामयिक किया है या दैनिक किया है। इसका अध्ययन किस में किया जाता है, काल पक्ष में किया जाता है। ठीक है, तो काल पक्ष में क्या देखा जाता है कि इसमें प्रवास क्या किया है, दीर्घकालीन किया है या सामयिक किया है या स्थानीय किया है या दैनिक प्रवास किया है, दैनिक प्रवास आदि। ठीक है, तो इसमें किस समय की अवधि होती है कि प्रवास लंबी अवधि के लिए किया गया है या थोड़े समय के लिए किया गया है या डेली कहते हैं रोज अप डाउन करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, दैनिक प्रवास कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके, वो आता है कारण पक्ष, यानी प्रवास करने के पीछे कारण क्या है।
ठीक है, जैसे रोज़गार हो सकता है, है ना, रोज़गार नहीं मिलता है, बेरोज़गारी हो सकती है, राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, तो भौतिक भी हो सकता है। तो कई कारण हो सकते हैं ना, जिस कारणों से क्या है कि मानव है स्थान बदल लेता है। तो इसमें भी आप 2-3 उदाहरण लिख सकते हो, जैसे सामाजिक कारण, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक, आर्थिक, ठीक है, आदि कारणों से जो व्यक्ति अपना स्थान बदल लेता है वो सारे किस में आ जाएंगे, कारण पक्ष में शामिल किए जाते हैं। किन कारणों से किया है? सामाजिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, भौतिक कारण हो सकते हैं और आर्थिक कारण हो सकते हैं, आदि कारणों से किया गया। उसके बाद में अगला आता है संख्या पक्ष। संख्या पक्ष, ठीक है, संख्या पक्ष में क्या होगा कि कितने लोगों ने प्रवास किया है और कितने ने आप्रवास किया, उसका अध्ययन किया जाता है। तो संख्या पक्ष में क्या देखा जाता है? आप्रवास और उत्प्रवास करने वाले, आप्रवास और उत्प्रवास करने वाले लोगों की संख्या को देखा जाता है। आप्रवास और उत्प्रवास करने वाले लोगों की संख्या को देखा जाता है, संख्या को देखा जाता है, ठीक है। तो संख्या पक्ष में क्या हो जाएगा कि कितने लोगों ने तो आप्रवास किया और कितने लोगों ने उत्प्रवास किया, इसको इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अंतिम है आपके इसमें स्थिरता पक्ष। स्थिरता पक्ष, ठीक है, ऐसे प्रवासी जो नए स्थान पर जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं उन्हें स्थिरता पक्ष में शामिल किया जाता है, ठीक है। ऐसे प्रवासी जो नए स्थानों पर जाकर, ऐसे प्रवासी जो नए स्थानों पर जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं, जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं, उसका अध्ययन किस में किया जाता है? स्थिरता पक्ष में किया जाता है। तो ये मानव प्रवास के 5 पक्ष हैं। समझा गई बात? ये प्रश्न पूछ सकते हैं मानव प्रवास कितने पक्ष हैं? तो देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता पक्ष। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद अगले वाले टॉपिक में चलेंगे। तो देश पक्ष, इसमें यह विचार किया जाता है, देश पक्ष में यह विचार किया जाता है कि जनसंख्या ने प्रवास किस प्रदेश से किस स्थान पर किया है, ठीक है, यानी कहाँ से कहाँ गया है व्यक्ति, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में गया है, या एक देश से दूसरे देश में गया है, या उसने एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास किया है, या स्थान स्तर पर प्रवास किया है, उसका अध्ययन किस में किया जाता है? देश पक्ष में किया जाता है। जैसे अंतर महाद्वीपीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय। काल पक्ष, व्यक्ति ने जो प्रवास किया है वो कितने अवधि के लिए गया, थोड़े समय के लिए किया है या लंबे अवधि के लिए किया है या दैनिक किया है, उसका अध्ययन किस में किया जाता है? काल पक्ष में किया जाता है। दीर्घकालीन, काल का मतलब समय से, काल का मतलब समय से, तो दीर्घकालीन है या लंबे समय के लिए किया है प्रवास, या थोड़ी अवधि के लिए किया है, या दैनिक यानी रोज प्रवास से करता है, तो वो किस में आते हैं? इसमें। उसके बाद आता है आपके कारण पक्ष कि प्रवास करने के पीछे कारण क्या है या किन कारणों से व्यक्ति प्रवास करता है। जैसे आप आते हो ना स्कूल घर से यहाँ, तो किन कारणों से पढ़ने के लिए आते हो, तो वो भी एक कारण हो गया, ठीक है। तो आपने प्रवास, दैनिक प्रवास करते हो ना, तो किस कारण से करते हो? पढ़ने के लिए करते हो, तो किस में आ जाएगा आपका? दैनिक प्रवास में। कारण अलग हो सकते हैं। तो कारण पक्ष में क्या आता है? सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक, आर्थिक, ये सब कारण से क्या आता है? कारण पक्ष में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद आता है संख्या पक्ष। इसमें यह देखा जाता है कि आप्रवास और उत्प्रवास करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, इसको किस में शामिल किया जाता है? संख्या पक्ष में किया जाता है। संख्या पक्ष में क्या देखते हैं कि आप्रवास और उत्प्रवास करने वाले लोगों की संख्या को देखा जाता है। उसके बाद अंतिम है स्थिरता पक्ष। तो इसमें ऐसे प्रवासी का अध्ययन किया जाता है जो एक अपने स्थान को छोड़कर नए स्थान पर जाकर स्थायी रूप से बस गए हैं, ऐसे लोगों का अध्ययन किस में किया जाता है? स्थिरता पक्ष में किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। उसके बाद में प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार,
ठीक है। तो प्रवास के प्रकार में आता है पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ठीक है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास मतलब समझ गए होंगे आपके, अभी बताया था मैंने आपको कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य होने वाला प्रवास क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है, ठीक है। तो लिख लो कि किस एक देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश, ठीक है, या एक महाद्वीप से, क्योंकि एक देश से दूसरे देश महाद्वीप बदल जाएगा, तो एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच होने वाला प्रवास अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है, ठीक है। एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच होने वाला प्रवास क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है, ठीक है। तो इसके अब अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न पूछ सकते, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के क्या कारण हैं, तो अभी आपको कारण पक्ष बताया था ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के क्या कारण हो सकते हैं, तो अभी आपने बताया था प्रवास के जो पक्ष थे उसमें आया था ना कारण पक्ष, तो किन कारणों से प्रवास हो सकता है, तो वो आप लिख सकते हो राजनीतिक, आर्थिक, इसके अलावा रोजगार, वर्तमान में भी है रोजगार, ये वर्तमान में आप कर सकते हो, वर्तमान में रोजगार, राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है, धार्मिक आदि, 2-4 कारण बहुत हैं। तो राजनीतिक, आर्थिक, रोजगार, धार्मिक कारणों से ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किया जाता है, ठीक है। समझ आ गई वो बात आपके, ठीक है। एक बार ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, वो आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के प्रकार, ठीक है। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, यानी विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हुआ है, उसमें से सबसे पहला आता है यूरोपीय प्रवास। कौन सा है, यूरोपीय प्रवास, यानी यूरोपीय देशों से अन्य देशों की ओर प्रवास, वो किस में आ जाएगा, यूरोपीय प्रवास। यूरोपीय प्रवास 12वीं से जो 20 शताब्दी थी, 12वीं से 20वीं शताब्दी, 12वीं से 20वीं शताब्दी के बीच प्रवास बहुत कम था, लेकिन इसके बाद प्रवास करना शुरू हो गया, ठीक है। इस शताब्दी में 12वीं से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच प्रवास बहुत कम था, लेकिन अंतिम जो 18वीं शताब्दी थी ना, उसके बाद इस शताब्दी के बीच में प्रवास शुरू हो गया था तीव्र गति से, ठीक है। उसका कारण क्या था, ठीक है। जो यूरोप के जैसे ठीक है। तो पहला आता है यूरोपीय प्रवास। तो यूरोपीय प्रवास है वो 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच सर्वाधिक हुआ, या इसके बीच ही प्रवास शुरू हुआ था। अब यूरोप से प्रवास करने के 2 कारण थे कि यूरोप से लोगों ने प्रवास करना क्यों शुरू कर दिया था, ठीक है। तो पहला कारण तो क्या था कि इस यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी थी, संसाधनों की कमी, ठीक है, एक कारण। और दूसरा कारण था
गिरता जीवन स्तर, गिरता जीवन स्तर, गिरता जीवन स्तर, यानी जीवन स्तर में लगातार गिरावट आ रही थी, इसलिए लोग अपना स्थान बदलकर दूसरे स्थानों पर जाना शुरू कर दिया। गिरते हुए जीवन स्तर के दबाव के कारण भी कर सकते हो, गिरते हुए जीवन स्तर के दबाव के कारण। ठीक है, ये इतना सा आप याद रख सकते हो। तो यूरोप में जो प्रवास कब शुरू हुआ था? 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच। ठीक है, प्रवास हुआ यूरोप से अन्य देशों में या अन्य महाद्वीपों में प्रवास करने के कारण क्या थे? दो पूछ सकते हैं परीक्षा में। एक तो महाद्वीप में, कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी थी, और संसाधनों की कमी के कारण लोगों का जीवन स्तर लगातार गिरता जा रहा था, और गिरते हुए जीवन स्तर के दबाव के कारण लोगों ने प्रवास करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इन लोगों ने प्रवास कहाँ किया? कि मुख्य प्रवास कहाँ हुआ था इनका? कि यूरोप के उत्तरी पूर्व पश्चिमी, ये उत्तरी पश्चिमी हो गया, उत्तरी पश्चिमी भागों से कहाँ किया इन्हें? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में प्रवास किया। ठीक है, कहाँ प्रवास किया? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में उन्होंने प्रवास किया। ठीक है, 1820 से पूर्व, 1820 से पूर्व प्रवास बहुत कम था, बहुत कम था, यानी यूरोपीय लोगों ने 1820 से पहले प्रवास बहुत कम किया। ठीक है, लेकिन 1820 से 1940, 1820 से 1940 के बीच यूरोप से लगभग 6 करोड़ लोगों ने प्रवास किया। 6 करोड़ लोगों ने क्या किया? यूरोप से प्रवास किया। 1820 से पूर्व तो बहुत कम था, लेकिन 1820 से लेकर 1940 के बीच में लगभग कितने करोड़ लोगों ने प्रवास किया? 6 करोड़ लोगों ने प्रवास किया। इसमें अधिकांश लोगों ने कहाँ प्रवास किया बताया था मैंने आपको? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। सबसे ज़्यादा कहाँ प्रवास हुआ? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, इस दौरान सबसे ज़्यादा प्रवास कहाँ हुआ था? अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, जिससे अधिकांश लोग कहाँ चले गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। 1840 से 1914, 1840 से 1914 के बीच लगभग 5 करोड़ लोगों ने प्रवास किया। 5 करोड़ लोगों ने प्रवास किया। 1840 से लेकर 1914 के बीच कितने लोगों ने? 5 करोड़ लोगों ने प्रवास किया, जिनमें से 4 करोड़ लोगों में से, इनमें से 5 करोड़ है ना, इनमें से 4 करोड़ लोगों ने तो अंतिम 4 करोड़ लोगों ने तो अंतिम 35 वर्षों में प्रवास किया। यानी जो लास्ट 35 वर्ष थे उनमें कितने लोगों ने प्रवास किया? अंतिम 35 वर्ष में। तो 4 करोड़ लोगों ने क्या किया? अंतिम 35 वर्षों में प्रवास किया। ठीक है, तो इसका सामान्य सी बात है। इसके बाद 2 भाग और इसके। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पहला कौन सा था? यूरोपीय प्रवास। ठीक है, तो यूरोपीय प्रवास कब से हुआ था? 12वीं से 20वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यूरोप महाद्वीप से प्रवास होने के क्या कारण थे? एक तो इस महाद्वीप में संसाधनों की कमी थी, संसाधनों की कमी के कारण लोगों के पास रोजगार अवसर कम हो रहे थे, जिससे उनका जीवन स्तर क्या होता? गिरता जा रहा था, और गिरते हुए जीवन स्तर के दबाव के कारण लोगों ने प्रवास करना शुरू कर दिया। तो सबसे ज़्यादा प्रवास कहाँ से हुआ था? यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भागों से। कहाँ हुआ? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी देशों की ओर प्रवास हुआ। 1820 से पूर्व प्रवास बहुत कम था। 1820 से लेकर 1940 के बीच में कितने लोगों ने प्रवास किया? 6 करोड़ लोगों ने प्रवास किया। ठीक है, और सबसे अधिक प्रवास कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। 1840 से लेकर 1914 के बीच में लगभग 5 करोड़ लोगों ने प्रवास किया। 1840 से 1914 के बीच में कितने करोड़ लोगों ने? 5 करोड़ लोगों ने प्रवास किया। जबकि इन 5 करोड़ में से 4 करोड़ लोगों ने तो अंतिम 35 वर्षों में ही यूरोप से प्रवास किया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल अगला वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए आप ये वाला पढ़ें, और अपने मैंने बताया था आपको, अपने मित्रों को कहें, अपने सहपाठियों से कहें कि ऑनलाइन क्लासें लें, ताकि आपकी पढ़ाई का नुकसान न हो। धन्यवाद।